चलिए याद हुआ। बताइए प्रज्ञान 17 को कब विलय किया गया? 17 को विलय कब किया गया? 1848। इसके बाद जयपुर 49, इसके बाद सजा संबलपुर वो भी 49 है। उसके बाद सजा सब बघाट 1850, ठीक है। सजा सब उदयपुर 52 है, ठीक है। 51 स्किप करेंगे, 52 है। फिर 52, 53, 54 लाइन से जैसे झांसी नागपुर अपना 52, 53, 54 ये लाइन से चलेगा। इसका ईयर याद रखना, लिखा रहा हूँ मतलब जो चीज़ लिखा रहा हूँ याद करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। जैसे जितना चीज़ ईयर भी लिखा रहा हूँ ना तो वो सबको याद किया करो, है ना। जो सन है वो भी हर किसी से याद नहीं होता आसानी से। इतने सारे सन पढ़ने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है, लेकिन अगर लिखाया हो तो उसको याद करना है। और जो चीज़ नहीं लिखना तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, जैसे बर्मा पे क्या हुआ, क्यों हमला हुआ, तो वो सब चीज़ को भी नहीं लिखोगे तो बेहतर है। वो सिर्फ आपका नोट्स एक्स्ट्रा बनाएगा, बाकी वो कहानी याद रह जाएगा, ठीक है। फिर डलहौजी ने कौन सी विभाग की स्थापना की? क्या क्या स्थापना किया बताओ? पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ठीक है, और रेलवे, ठीक है, डिपार्टमेंट। PWD, ठीक है। बताइए सर, पहला रेलवे कब चला, कहाँ से कहाँ, कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने है। कौन सा, क्या ट्रेन का नाम कौन बताइए? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद में अब बताइए सर, पटेल सर, कैनिंग के समय कौन सा विद्रोह हुआ? कैनिंग के समय कौन सा विद्रोह हुआ? रानी लक्ष्मीबाई वाला 1857, ठीक है। 1857 का विद्रोह। अब बताइए भाभी, हाई कोर्ट एक्ट के तहत कौन से 3 जगहों में न्यायालय स्थापित किए? ठीक है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। चलिए आगे हेडिंग डालो 1857 की क्रांति। अच्छा उससे पहले एक चीज और लिख लो, जैसे कुल्लू मनाली करते हैं ना, कुल्लू मनाली बोलते हैं, कुल्लू मनाली से लिखना एला मनाली। कुल्लू मनाली की जगह क्या है? एला मनाली। कैनिंग के बाद एक कोड ऐसी बॉक्स में या कोड ले लेना, एला, कुल्लू मनाली की जगह एला मनाली। हाँ ठीक है। अभी तक गवर्नर जनरल कैसे याद किए? तो देखो क्लाइव बको करके याद किए थे, जो क्लाइव कलाई पकड़ लेगा तो बकेंगे उसको, क्लाइव बको। फिर वॉर पर शोर रिच कर जाना, मिनटों में मुकाम में पहुंच जाते हैं। फिर BMW होंडा सिटी याद किए। उसके बाद जो आते हैं वो है एला मनाली। हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिख के याद कर लो, बाद में और दोबारा लिख देंगे, याद रह जाएगा आपको। ए से है एल्गिन, एला मनाली से। ए से है एल्गिन। ला से है लॉरेंस, ए से एल्गिन, ला से लॉरेंस। म से मेयो, म से मेयो। ना से नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ दिशा वाला नॉर्थ, नॉर्थ ब्रुक। और ली से है लिटन, ली से है लिटन। और लिटन के बाद ही एक नाम और इससे राइमिंग वर्ड मिलता है, लिटन रिपन, लिटन रिपन। तो लिटन के बाद और लिखना है ली से, ली के बाद रिपन, ठीक है। एला मनाली रिपन, तो लिटन रिपन दोनों याद आ जाएगा। इसको याद करके रखिएगा, जब आगे हम लोग इसके बाद जब पढ़ेंगे तो काम आएगा। म से मेयो, लॉर्ड मेयो। जो जनगणना पढ़ते हैं हम लोग अभी, जैसे 2011 में जनगणना हुआ, जनगणना क्या बोलेंगे, सेंसस, है ना। 2021 में होना था लेकिन नहीं हुआ कोरोना की वजह से। वो स्टार्ट यहाँ मेयो के कार्यकाल से हुआ, ठीक है। क्यों जरूरी था? तो मान के चलिए मैं कुछ कमा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपने खर्चा को ही व्यवस्थित नहीं करूँगा, मालूम ही नहीं चलेगा कि कहाँ मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो अव्यवस्था फैलेगी, है ना। तो वैसे ही हूँ इधर भाभी, ठीक है। तो वैसे ही पॉपुलेशन जानना जरूरी था कि हम लोगों को कितना पर पर्सन कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है ना, कितने लोगों के लिए क्या करना है। तो वहाँ से एक पॉपुलेशन निकालने का कंसेप्ट आया,
ठीक है, तो वहाँ से पॉपुलेशन निकालना चालू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन में, वो आगे जब पढ़ेंगे तो कार्यकाल उसका देख लेंगे। ठीक है, अभी 1857 की हेडिंग डालो, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसी को सिपॉय म्यूटिनी बोला जाता है, सिपॉय म्यूटिनी 1857 का पेज सिपॉय- नहीं छोड़ने में नहीं पेज नहीं पढ़े। सर सिपॉय SEPOY म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह या 1857 का सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह या उसी को सिपॉय म्यूटिनी में बोल दिया है, अभी एक ही चीज़ है। तो अभी से पहले लिखा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। इसको हिंदी में भी लिखिएगा, बस एक समझाना है, एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप समझ विकसित करने के लिए कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, तो जो नोट्स था उससे मैं बता दे रहा हूँ। लिखना 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण, हिंदी में लिखना, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी को बस मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण, मेन रीजन, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था, आर्थिक शोषण था। जबकि तत्कालिक कारण चर्बी कारतूस वाली घटना थी। क्या बताया? 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण, मेन रीजन क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था, ठीक है। जबकि तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी कारतूस वाली घटना थी, जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई, भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई। अब लाइन से कारण लिखते जाएगा। इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण। नेक्स्ट का मतलब हेडिंग डालती आर्थिक कारण। इसके अंदर लिख देना आर्थिक शोषण की नीति, आर्थिक शोषण की नीति शोषण को बता क्या बोले, इंग्लिश मीडियम को याद करेगा। चलो बताता हूँ आपको। आर्थिक शोषण की नीति, ठीक है। दूसरा, नई भू राजस्व व्यवस्था है, न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नई भू राजस्व व्यवस्था है, न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम। करों में वृद्धि, करों मतलब टैक्स, इंक्रीजेस इन टैक्स। नेक्स्ट हस्तशिल्प ऑब्लिक कुटीर उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प ऑब्लिक कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योगों का, छोटे छोटे जो उद्योग रहते हैं ना, कुटीर उद्योगों का पतन। नेक्स्ट लिखना बगान और नील मजदूरों से जबरन श्रम, बगान और नील मजदूरों से जबरन श्रम। नेक्स्ट में लिखना कृषकों से इच्छा के विरुद्ध उत्पादन, अगेंस्ट देयर विल, इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट देयर विल, कृषकों से इच्छा के विरुद्ध उत्पादन। नेक्स्ट लिखना अकाल की स्थिति में भी किसानों से लगान वसूली, अकाल की स्थिति में भी, अकाल को ड्रॉट बोलते शायद, सूखा ड्रॉट। अकाल की स्थिति में भी किसानों से लगान वसूली। फिर नेक्स्ट लिखना किसानों का महाजनों के चंगुल में फंसना, महाजन, हाँ महाजन को महाजन ही बोलेंगे, और मतलब जो पैसे वगैरह देते थे खेती वगैरह के, वो सब
तो किसानों का महाजनों के चुंगल या चंगुल में फंसना। डेब्ट ट्रैप हो जाता है, मतलब एक बार कोई किसान एक बार बस उधारी मांगने आया फिर वो हमेशा उधार नहीं रह जाता है। ठीक है, इतना ब्याज से वसूला जाता है कि मूल पटाई नहीं पाएगा। फिर लिखना पॉलिटिकल रीजन है ना, ये अपना इकोनॉमिक रीजन लिखिए, लिखना राजनीतिक कारण। So next क्या होगा? राजनीतिक कारण पॉलिटिकल रीजन, हेडिंग डालना जस्ट पॉलिटिकल रीजन। ठीक है ना, एमएस का कार्यकाल क्या था 1823 से 1828, वो भी लिख लूँगा। जितने बार यूज होगा जितने बार लिखोगे वो दिमाग में बच जाएगा। एमएस 1823 से 28 ने मुगल बादशाह की बादशाहत मानने से इनकार कर दिया। मुगल बादशाह की बादशाहत मानने से इनकार कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना डलहौजी, जिसका कार्यकाल था डलहौजी 1848 से 56 था। 1800 डलहौजी ने बादशाह को लाल किला खाली करने को कहा। डलहौजी हाँ 1848 से 56 उसका कार्यकाल है डलहौजी का। वो बस डलहौजी का 1848 से 56 बादशाह को लाल किला खाली करने को कहा। डलहौजी का ही डेट पूछे ना, ये डलहौजी का ही पूछे 1848 से 56। फिर नेक्स्ट लिखना वेलेज़ली। वेलेज़ली का कार्यकाल क्या था बताओ? 1798 से 1805। ठीक है, वेलेज़ली इसका आगे लिखना 1798 से 1805 की सहायक संधि प्रणाली से, वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली से, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। सर वेलेज़ली क्या होगा? वेलेज़ली देखो 1798 से 1805 लिखे वेलेज़ली। तो वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली से, सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से, सहायक संधि की प्रणाली से भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना डलहौजी ने, डलहौजी का पहले ईयर लिखनी है। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर, गोद लेना मतलब ये डाउट करना, गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर जिन देशी राज्यों का विलय कर लिया था, वो सभी राज्य अपना खोया हुआ राज्य हथियाने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर जिन देशी राज्यों का विलय कर लिया था वो सभी राजा अपना खोया हुआ राज्य हथियाने के लिए एक अवसर की तलाश में थे। इसलिए विद्रोहियों का साथ दिया। विद्रोहियों को रिबेलियन बोलेंगे, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, रिबेलियन, इसलिए विद्रोहियों का साथ दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट अवध का राज्य 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद से ही सदैव अंग्रेजों का मित्र राज्य रहा था। क्या बोला? तो अवध का राज्य 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, उसके बाद से ही सदैव अंग्रेजों का मित्र राज्य रहा था। अंग्रेज जैसा बोलते थे वैसा करते थे लोग। लेकिन जब डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय कर लिया। कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन मतलब मिसरूल,
कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय कर लिया था, तो यह निर्णय अवध की जनता को नागवार गुजरा। यह निर्णय अवध की जनता को नागवार गुजरा। देसी राज्यों की जनता इसी आगे लिखना, देसी राजाओं की जनता अपने राजाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। देसी राजाओं की जनता अपने राजाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डलहौजी ने दत्तक पुत्रों मतलब जो अडॉप्टेड सन रहते थे ना, उन लोगों को पेंशन देके राज्य से भगा दिया था। पेंशन देके लोग काम करते, तो डलहौजी ने दत्तक पुत्रों की पेंशन को भी रुकवा दिया। दत्तक पुत्रों की पेंशन को भी रुकवा दिया। नीचे एक एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का पेंशन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का पेंशन, मतलब इसका पेंशन रुकवाया था। नाना साहेब 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो नाना साहब का नाम मेंशन होगा। नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो नेक्स्ट है ना, सामाजिक और धार्मिक, सोशियो एंड रिलीजियस रीजन। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण। नेक्स्ट है 1813 में ईसाई मिशनरियों को 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद से ये मिशनरियां शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, बाजारों और जेलों में खुलेआम ईसाई धर्म की खूबियों पर शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों, बाजारों और जेलों में खुलेआम ईसाई धर्म की खूबियों पर बात करने लगे। इसी के आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होने लगा, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होने लगा, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होने लगा, अंग्रेज अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता पर जोर देने लगे। प्रजातीय श्रेष्ठता उसको लिख लो, मैं बताता हूँ उसको। प्रजातीय श्रेष्ठता पर जोर देने लगे और भारतीयों को असभ्य कहने लगे। भारतीयों को असभ्य कहने लगे। आगे ना, अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना अपना अधिकार समझने लगे। अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना अपना अधिकार समझने लगे। इसी के आगे लगना, अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना अपना अधिकार समझने लगे
फिर काले गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा। काले गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा। जैसे यहाँ इंडिया में ऊंची जाति नीची जाति को लेके विवाद होता है ना, तो वैसे ही वहाँ काले गोरे में होता था, अभी भी होता है, कम हो गया। ठीक है, काले गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा। क्लबों और होटलों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित होने लगा। बोर्ड में टांग देते थे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते दोनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल था 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 और डलहौजी के हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 और डलहौजी के हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। जैसे लिखे ना एग्जाम्पल, सती प्रथा एक्ट, कन्यावध निषेध एक्ट, फिर विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। ठीक है, इतना आज का क्लास यहीं समाप्त। इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा।